दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान सीधा हमला करने का बना रहा प्लान? आखिर नई धमकी से क्या मिल रहा इशारा? हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के बीच हो गया महाफैसला। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने के इल्जाम पर ईरान को दिया क्या जवाब? साउथ लेबनान में इस्राएली हमले हुए तेज, हिजबुल्लाह के कमांडर्स निशाने पर। लेबनान और गजा पर इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने दे डाली बड़ी धमकी। यमन में हूथियों पर ड्रोन हमला, जानी नुकसान की खबर। और गजा में जंग बंदी पर बातचीत के लिए हमास के चीफ खलील अल हया मिस्र रवाना। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की। क्या ईरान अब किसी अमरीकी मिलिट्री अड्डे की जगह सीधे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है? क्या ईरान अब सीधा डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन पर ही अटैक करके आयतुल्लाह अली खामनेई के कत्ल का बदला लेगा? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा तंज आया है और एक ऐसी धमकी आई है जिसे तुर्की वाले उस इंसिडेंट से जोड़कर देखा जा रहा है, या देख रहा हूं मैं, जिसमें ट्रंप को ईरान के डर से अपना हवाई जहाज़ बदलकर ब्रिटेन जाना पड़ा था और उन्होंने छुपने के लिए एक फलों और सब्जियों के ट्रक का इस्तेमाल किया था। 16 अगस्त 2026 को मेहर न्यूज़ एजेंसी की खबर पढ़कर मैं चौंक गया। ईरान अमूमन ऐसी वार्निंग्स नहीं देता है। ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बेहद तल्ख बयान लिखा है। उन्होंने लिखा या कहा कि ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर लगातार धमकियां देने के बजाय अपनी खुद की सिक्योरिटी की फिक्र करनी चाहिए। इसके बाद अजीज़ी ने तंज करते हुए कहा कि हालात ऐसे भी पैदा हो सकते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान बचाने के लिए खुद एक खाने पीने का सामान ले जाने वाले ट्रक में पनाह लेनी पड़े। यानी इस तंज में ट्रंप पर डायरेक्ट अटैक की वार्निंग साफ नजर आ रही है। और अब जरा इस तंज को उस इंसिडेंट से जोड़कर देखिए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट जो हमने आपको शायद यूट्यूब पर सबसे पहले दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में तुर्की से ब्रिटेन जाते वक्त ट्रंप को एक मुमकिना ईरानी हमले की वजह से अपना एयर ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप पहले बड़े एयरफोर्स वन जहाज़ में सवार हुए, लेकिन बाद में उन्हें एक छोटे C-32 एयरक्राफ्ट तक सीक्रेट तरीके से शिफ्ट किया गया और इस दौरान जहाज़ की अदला बदली के दौरान उनकी मूवमेंट को छुपाने के लिए कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल किया गया था ताकि उनकी असल लोकेशन और एयरक्राफ्ट बदलने की बात कुछ वक्त तक सामने ना आए। यानी अब ईरान के एक सीनियर MP यानी सांसद ने उसी फूड ट्रांसपोर्ट ट्रक का जिक्र करके ट्रंप को सीधे वार्निंग दी कि अपनी जान की खैर मनाओ। ये बयान किसी सीधे हमले का ऐलान नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी टाइमिंग और इस्तेमाल किए गए अल्फाज ज़रूर ध्यान खींचते हैं, ख़ास तौर पर तब जब होर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। याद रखिएगा कि ये बयान देने वाले इब्राहिम अजीज़ी सिर्फ MP नहीं बल्कि ईरान की पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। यानी बंदा एक बड़ा ओहदेदार है जिसका नाम है और जिसके बयान को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अब ईरान से जुड़ी एक और अहम खबर सुनिए। ईरान और ओमान इन दोनों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में शिपिंग रूट को लेकर आखिरकार एक समझौता कर लिया है, एक महाफैसला कर लिया है। और ये खबर होर्मुज़ से जुड़ी बातचीत में एक बड़ा डेवलपमेंट मानी जा रही है। क्यों, समझिए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बागई। इन्होंने 15 अगस्त की देर रात बताया कि ईरान और ओमान के बीच नए शिपिंग रूट मैप पर एग्रीमेंट हो गया है। दोनों मुल्कों ने करीब 3 महीने पहले सेफ नेविगेशन रूट्स को लेकर टेक्निकल बातचीत शुरू की थी और पिछले 3 हफ्तों में इन बातचीतों में तेज़ी आई। बागई के मुताबिक अमरीकी रुकावटों के बावजूद ईरान और ओमान ने शिपिंग रूट मैप पर सहमति हासिल कर ली है। यानी जहाज़ किस रास्ते से किधर किधर से गुजरेंगे, किधर किधर सलामी देते आएंगे, सब तय हो गया है। हालांकि दोनों मुल्क अभी इस एग्रीमेंट पर जॉइंट स्टेटमेंट को फाइनल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी की पूरी बहाली अभी भी अमेरिकी मिलिट्री एक्शंस के ख़त्म होने पर डिपेंड करती है। यानी शिपिंग का ये नया रूट तय हो चुका है, लेकिन हॉर्मुज में पूरी तरह नॉर्मल शिपिंग की वापसी के लिए अभी अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा मसला बाकी है। याद रखिएगा, बहुत आसानी से समझा दूं, ये ईरान और ओमान के बीच समझौता है। ज़रूरी नहीं है कि अरब मुल्क या दुनिया के तमाम मुल्क और अमेरिका इसे माने। अगर ईरान इसमें फ्री में सर्विस देता है तो ठीक, अगर टोल वसूलता है तो कोई नहीं मानेगा। और अगर मान लिया तो ये अमेरिका की सीधे हार होगी। भाई तुम जंग शुरू करवाने आए थे न्यूक्लियर का खात्मा करने के नाम पर, हॉर्मुज ईरान को सौंप कर चले गए। अबे जाओ यार, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ओमान का खेल ये समझ नहीं आ रहा कि और अरब मुल्कों की तरह भले उसकी कुर्बत उतनी अमेरिका से ना हो, लेकिन है। और दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन ईरान से भी वो बातचीत कर रहा है। तो आखिरकार किसकी मर्जी इसमें शामिल है? क्या ईरान ओमान के नट बोल्ट अमेरिका टाइट नहीं कर रहा, करना नहीं चाह रहा? किए हैं तो लिमिटेड किए हैं। ओमान कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिना अमेरिका की मर्जी से ये सब कुछ तय कर रहा है? पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो पता है वो बताते हैं। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने के दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और ईरान के बयान पर हैरानी जताई है। 16 अगस्त को ये खबर आई और 15 की रात जो है वो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने बयान दे भी दिया था इस बारे में। उन्होंने कहा कि ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने से जुड़ी गुमराह कर देने वाली बातों पर कतर को हैरानी है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। इससे पहले ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के शुरुआती दिनों में 3 ईरानी पायलट्स को कतर ने पकड़ लिया था। इससे पहले हमने आपको बताया था 3 लापता हैं। कल ईरान ने कहा वो कतर के पास है। कतर बोल रहा है नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो? ईरानी दावे के मुताबिक ये पायलट्स अपने सुखोई 24 जेट्स क्रैश होने के बाद कतर के कब्जे में आए थे और उन्हें करीब 6 महीने से हिरासत में रखा गया है। लेकिन अब कतर ने ईरान के इस पूरे दावे को झूठ और बोगस करार दे दिया है। कहा कि हमारे पास आपके पायलट नहीं हैं, आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले एक बार फिर से तेज़ हो गए हैं, बेहद इंटेंस हो गए हैं। पूरी सिचुएशन अब दोबारा एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि साउथ लेबनान में 2 सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर्स को उसने मार दिया है और ये कार्रवाई 3 इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने के बाद की गई। ये सब कुछ 15 और 16 अगस्त की रात हो रहा था। हमले हो रहे थे, माहौल ख़राब हो रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के बद्र रीजनल डिवीज़न के सीनियर कमांडर अली मोहम्मद फ़ख्र अल दीन को निशाना बनाया गया, जबकि एक दूसरे कमांडर अली समीर अल हज हसन थे, जो हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स में बटालियन कमांडर थे। इसराइली यानी दोनों टॉप मोस्ट कमांडर को आईडीएफ ने निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि साउथ लेबनान से हुए एक्सप्लोजिव ड्रोन अटैक में 3 इसराइली फ़ौजी सीरियस तौर पर ज़ख्मी हुए थे। इसी के जवाब में ये एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई। एक और खबर, जनूबी लेबनान में इसराइल की एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर और फास्फोरस शेलिंग, फास्फोरस बम को गिराने के बाद ज़बरदस्त क्लैशेस शुरू हो गए हैं और हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को जवाब देने की वार्निंग दे दी है। 16 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नबातिया गवर्नरेट में अली अल ताहिर हाइट्स और उसके आसपास के इलाकों को एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर और फास्फोरस शेलिंग से निशाना बनाया। इसराइली वॉर प्लेन्स ने अली अल ताहिर और अल दबशा के बीच के इलाके पर एयर स्ट्राइक्स की, जबकि अली अल ताहिर हाइट्स पर हैवी मशीन गन फायरिंग भी की गई। इन हमलों के बीच इलाके में ज़बरदस्त क्लैशेस और लगातार फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं। उधर हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जनूबी लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। अपने बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइली हुकूमत और अमेरिका लेबनान की सॉवरेनिटी की लगातार खिलाफ वर्जी और इस अग्रेशन के लिए ज़िम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी हुकूमत से कहा है कि इसराइल के साथ बातचीत पर भरोसा करने के बजाय इसराइल के अग्रेशन को रोकने के लिए, उसकी जारियत को रोकने के लिए रास्ता तलाश किया जाए। दोस्तों, हिजबुल्लाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान में पहले ही ये बहस चल रही है कि अमेरिका की मीडिएशन और गारंटी पर
कितना भरोसा किया जा सकता है। सीज फायर के लिए जो गारंटी और मीडिएशन अमेरिका ने किया था। हिजबुल्लाह ने साफ अल्फाज में कहा है कि अमेरिका की गारंटी और मीडिएशन पर भरोसा करना अब एक फिजूल और नाकाम जुआ साबित हो चुका है और जनूबी लेबनान में जारी इजरायली एग्रेशन का जवाब देना अब ज़रूरी हो गया है। यानी हिजबुल्लाह कह रहा है कि अब हम इसराइल का जवाब देंगे। इट मीन्स एक बड़ी जंग करीब है। इसराइल की तरफ से एक बड़ी धमकी आई है। लेबनान और गज़ा में टकराव और ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने दोनों फ्रंट पर बदले की इंतकाम की सख्त वार्निंग दे दी है। 16 अगस्त की बड़ी खबर है ये। इसराइल काट्स ने कहा है कि किसी भी फ्रंट पर कोई हिसाब बाकी नहीं छोड़ा जाएगा और इसराइल अपने फ़ौजियों और सिटीजन्स का ज़ोरदार तरीके से डिफेंस करेगा, उन पर हुए हमले का इंतकाम लेगा। उसका ये बयान साउथ लेबनान में रात के हमलों की रिपोर्ट्स और इसराइली फ़ौजियों पर हुए हमले के बाद आया है, जिसमें 3 फ़ौजी ज़ख्मी होने की खबर है। इसराइल काट्स ने कहा कि लेबनान हो या गज़ा, जिस जगह से इसराइली फ़ौजियों या सिटीजन्स को निशाना बनाया जाएगा वहाँ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यमन में हूथियों को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस बार यमनी आर्मी के ड्रोन हमलों में 3 हूथी लड़ाके मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ वेस्टर्न ताइस सूबे में एक जगह है मकबना, वहां पर एक मोर्चा है। इन दोनों के बीच लड़ाई वहां पर हो रही है। यमनी आर्मी के ड्रोन ने वहां पर हूथियों के मजमे और उनकी मिलिट्री गाड़ियों को टारगेट किया। इन हमलों में 3 हूथी लड़ाके मारे गए, कई दूसरे ज़ख्मी हुए। बताया गया है कि ज़ख्मी होने वालों में हूथियों के कुछ फील्ड कमांडर्स भी शामिल हैं और ये स्ट्राइक्स ताइस शहर के मगरिब में मौजूद हूथीज़ की पोजीशन पर की गईं। यानी यमन में हूथियों और सरकारी फोर्सेस के बीच टकराव लगातार जारी है और अब ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए हूथियों के लड़ाकों और उनके फील्ड कमांडर्स को भी सीधे निशाना बनाया जा रहा है। हमास के नए सियासी मुखिया और चीफ नेगोशिएटर खलील अल-हैया गज़ा में जंगबंदी को लेकर अहम बातचीत के लिए मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच रहे हैं और उनका ये दौरा जैरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद के रीजनल विजिट से ठीक पहले हो रहा है। 16 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के सियासी लीडर खलील अल-हैया मिस्र के अफसरों के साथ सीधी बातचीत के लिए काहिरा जा रहे हैं। हमास सोर्सेज के मुताबिक अल-हैया आज सुबह संडे की सुबह मिस्र की इंटेलिजेंस के चीफ हसन रशाद से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात अब 12 बजे दोपहर जो है 12 बजे के बाद होने की उम्मीद है। ये खलील अल-हैया का जुलाई के आखिर में हमास की लीडरशिप संभालने के बाद मिस्र का पहला दौरा होगा। दिलचस्प बात यह है कि उनका ये दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय जैरेड कुशनर की प्लान्ड रीजनल विजिट से ठीक पहले हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ हमास और मिस्र के बीच गज़ा में जंगबंदी और आगे के लहाए अमल पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ अमरीकी एनवॉय भी रीजन में पहुंचने वाले हैं। यानी आने वाले दिनों में गज़ा को लेकर डिप्लोमेटिक लेवल पर एक साथ कई फ्रंट्स एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ खबरें यहाँ से देख लीजिए। IDF का जो, या यूँ कहें कि इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल काट्स, उसने क्यों धमकी दी लेबनान के साथ साथ गज़ा को, उसकी वजह ये है। ये 16 अगस्त की हेडलाइन, टैंक इन गज़ा हिट बाय एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इन ग्रेव ट्रूथ ब्रीच, नो सोल्जर्स हर्ट। IDF ने बताया है कि गज़ा के अंदर उसका एक ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव डिवाइस से हिट हुआ है। एक्सप्लोजिव डिवाइस की जद में आया है, बारूदी सुरंग होगी या माइन होगी, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर की। कोई फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल काट्स कह रहा है कि हम इंतकाम लेंगे। इनके टैंक को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये औरतों और बच्चों का खून बहाकर उन्हें चीथड़ों में बदल सकते हैं। इनको इजाज़त है सीज़ फायर के बाद हमले करते रहने की, लेकिन कोई इनके टैंक को भी नहीं छू सकता। समझ रहे हैं आप? ये है बस ताकत की ज़ुबान। आज ताकत हाथ में है, हर कमाल बाज़बाल ये लोग भूल गए। जो आज कमाल है उसका ज़बाल आएगा। 2 Palestinians hurt by settler gunfire, including nurse said to be paralyzed for life। ये फ़लस्तीन के उस हिस्से वेस्ट बैंक का हाल है जहाँ पर 2 फ़लस्तीनियों पर इन उग्रवादी मिलिशिया सेटलर्स ने, नाजायज़ सेटलर्स ने गोलियां चलाईं, जिनका इसराइली हुकूमत कुछ नहीं करती, उन पर कभी गोली नहीं चलाती। उन सेटलर्स ने उनको हथियार बांटती और उन्हीं हथियारों से उन नाजायज़ इलीगल सेटलर्स ने फ़लस्तीन के मालिक 2 फ़लस्तीनियों पर गोली चलाई और उनमें से एक नर्स भी है
جو بتایا جا رہا ہے کہ اب زندگی بھر کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہے، پیرالائز، ریڑھ میں لگی ہوگی۔ ایک اور ہیڈ لائن یہ ہے، کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل، یہ خبر کل بتانی رہ گئی، یو کے اسلامس نیتن-یاہو فار کالنگ اٹ این اسلامک ریپبلک۔ ان کی لپے کتنی لیتی ہے نیتن-یاہو یا ان جیسے لیڈرز کی، یہاں سے وہاں تک مسلمانوں کی آبادی بڑھتی ہے تو یہ کسی کو بھی کچھ کہنے لگتے ہیں۔ یہاں کے ہمارے چھچھندر اور نیولے جو ہیں وہ دلی کے یا کسی محلے میں یا کسی شہر کے محلے میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے، جامع مسجد کو، جعفر آباد کو، دلی میں اوکھلا کو یہ پاکستان کہنے لگتے ہیں۔ اور ویسے ہی اس نیتن-یاہو نے یونائٹڈ کنگڈم کو، برٹین کو کیا کہا؟ اسلامک ریپبلک۔ اور یہ کوئی پوچھے گا تو پہلا اسلامک ریپبلک ہوگا برٹین جس کے پاس نیوکلیر بم تھا، مطلب پاکستان سے بھی پہلے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آبادی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کی، پورے ریجن میں آبادی بڑھ گئی ہے، ان لوگوں کی ایسی ہوا جو ہے وہ چھتیس ہوتی رہتی ہے۔ تو برٹن نے ان کی ایسی لتاڑ لگائی کہ یار جامے میں رہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، لے جا کر بسا دیا، یہ تو نہیں کہا، نظریہ وہی رہا ہوگا، کہاں جامے میں رہو، پجامے میں رہو، ہمارا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، سیکولر ملک ہے، عیسائی اب بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، کہاں تم سے کہہ دیا کس نے؟ ان کی پونس رکھتی رہتی ہے۔ کہتا نہیں ہوں میں ایسے لفظ، مسلمانوں کے خلاف اسرائیل سے لے کر ہندوستان تک جتنے لوگ زہر اگل رہے ہیں، ان سب کے بیج ایک ہی ہیں۔ اگر آپ ذرا پیچھے جا کر پڑھیں گے تو ڈی این اے شاید ایک ہی ملے گا، سوچ اس لیے ایک، جو مسلمانوں کو مارنے، کاٹنے، ان کی آبادی سب سے جو ہے اس کے خلاف نفرت بھرتے ہیں، نفرت چنتن کرتے ہیں، منتھن کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، آبادی پہ کرنا چاہیے، زیادہ آبادی نہ ہو، لیکن جو نفرت اور جھوٹ پھیلتے ہیں ان سب کے بیج ایک ہی ہیں۔ اسے پڑھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔